हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम देखेंगे सीडीपी बाल मनोविज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम आज। टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखना। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आधा देख के छोड़ना है तो आप अभी छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। मैं सभी भाई बहन का सिलेक्शन चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चनों को नोट करना दोस्तों। ठीक है, आप नोट करते हुए चलना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न रहा, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? तो 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, ऐसा अगर पूछ देगा कि मान लीजिए शिशु, मान लीजिए शैशवावस्था कब से कब तक रहती है? तो दोस्तों, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए, वयस्क व्यक्ति में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में दोस्तों मस्तिष्क का जो भार होता है वह 14,400 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1,400 ग्राम होता है, जिसे 1400 ग्राम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में मिल जाएगा दोस्तों आपको कि या तो ऐसे मिल जाएगा या तो मिल जाएगा 1 kg 400 ग्राम। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा कि एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम न दे के कहीं 1 kg 400 ग्राम दे दिया, तो आप इसको भी समझ के चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, आप जानते रहिए। अगला प्रश्न नोट करते हुए चलना दोस्तों। प्रश्न तीसरा रहा कि 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो 2 बार आने वाले दोस्तों दांतों की संख्या 20 होती है। एग्जाम में पूछेगा दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। आइए, अगला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो दोस्तों अरस्तु ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी परीक्षा में आएगा गलत नहीं करना है। ठीक है ना भाई बहन। चलिए, बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में सामाजिकरण का जो प्रारंभ होता है दोस्तों वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। एग्जाम में पूछ दे कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो दोस्तों कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि 5 से 12 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, कहीं पढ़े होंगे कि 5-6 से लेके 12-13 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। ठीक है, अगला चलें प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरा अवस्था में बालक का जो सामाजिकरण होता है वह पूर्ण हो जाता है। आप एग्जाम में पूछ दे किशोरा अवस्था कब से कब तक को किस माना जाता है? तो दोस्तों 12 से 18 वर्ष तक को किशोरावस्था माना जाता है। दोस्तों कहीं कहीं आप पढ़े होंगे कि 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा किशोरावस्था कितना है तो आपको सही बताना है। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों आपसे और पूछ देगा कि बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? पूर्ण की बात है दोस्तों, तो किशोरावस्था में सामाजिकरण पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? जब छोटा बालक रहता है तो गिरोह की अवस्था, बालक कब गिरोह की अवस्था में रहना पसंद करता है? तो बाल्यावस्था में को ही अवस्था क्या होता है, बाल्यावस्था से ही उसका प्रारंभ हो जाता है। जब भी पूछेगा कि बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक 5 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है और उसे गिरोह में खेलना, झुंड में खेलना काफ़ी पसंद आता है। तो आपको कभी भी गलत नहीं करना, जब भी पूछेगा कि गिरोह की अवस्था तो आपको बाल्यावस्था को ही मारना है। अगला प्रश्न, चलिए, बालक में नकारात्मक सोच
किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। नकारात्मक की बात हो रही है दोस्तों कि बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था से उत्पन्न हो जाती है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए किशोरावस्था से बालक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मैंने फिर भी बता रहा हूँ कि बाल किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो 12 से 18 वर्ष तक या 12-13 से 18-19 वर्ष तक, दोनों आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों बंडूरा और बाल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, गलत नहीं करना है, नोट कर लेना दोस्तों क्वेश्चनों को, और आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना, पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम में आप गलत ना करके आए। ठीक है, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, सबका सिलेक्शन होगा। जितना पढ़ा दूंगा दोस्तों उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं डिटेल्स भी आपको पढ़ा दूंगा, उसका तैयार हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां बताइएगा कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा इरिक्सन ने दिया था। ठीक है, ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न रहा कि वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है, तो वर्तमान में जो बच्चे की विद्यालय जाने की उम्र है दोस्तों 3 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष नहीं लगाना है, जो वर्तमान की बात हो तो 3 वर्ष ही आपको इसका उत्तर लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। औपचारिक की बात होता है, यहाँ औपचारिक को आपको ध्यान देना है कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है, तो 3 वर्ष नहीं लगाना है, इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। दोस्तों आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में शिक्षा का प्रारंभ होने का है तो कितने वर्ष से, 3 वर्ष से, और आपसे पूछ दे कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है तो 6 वर्ष ही लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, शर्म की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों ये जो शर्म आते हैं आप, वो किस अवस्था से होता है। आप घर पे अगर बच्चों को देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं बालक किस अवस्था में है और कब से शर्माना प्रारंभ कर देता है, तो बाल्यावस्था से ही बच्चा शर्माना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जब भी पूछेगा सही आंसर जवाब देना है। चलिए, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, तो शैशव अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अनुकरण या सीखने की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है। स्वयं मतलब स्वप्रेम की जो भावना होती है दोस्तों, वह किस अवस्था में उत्पन्न होती है, तो दोस्तों किस अवस्था में होती है, तो शैशव अवस्था में स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सभी क्वेश्चन याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बस आप अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपके मुट्ठी में होगा, आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा दोस्तों। बस हौसले बुलंद रखिए, मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 रहा, सामाजिकता को मापने की विधि है, तो कौन सी विधि सामाजिकता को मापने की विधि है, तो दोस्तों सोशियोमेट्री। कौन सी है, सोशियोमेट्री। ठीक है, याद रखना है आपको कि सोशियोमेट्री विधि से सामाजिकता को मापने की विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए नोट करते चलना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट करते चलना, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं बार बार नहीं कहता हूँ वीडियो में। ठीक है ना, चलिए प्रश्न 17 रहा कि वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों सोशियोमेट्री के स्केल का निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना है एडलर ने किया था। किसने किया था, तो एडलर ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय कितना हो जाता है। 1 वर्ष की बात हो रही है, 1 वर्ष में बालक का जो वजन होता है जन्म के समय का हो जाता है, कितना हो जाता है, तो जन्म के समय से 3 गुना उसका वजन हो जाता है। ठीक है, जन्म के समय बालक का कितना वजन होता है, तो 7 पाउंड वजन होता है। आपको ये भी याद रखना है, पूछ देगा एग्जाम में कि जन्म के समय बालक का कितना वजन होता है, तो 7 पाउंड होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न कि 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है, तो दोस्तों जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष अभी पूछा था तो 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 6 माह पूछे तो 2 गुना हो जाता है।
अगला चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 20 इंच की होती है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, आपसे पूछे भी जाएंगे दोस्तों। इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा दोस्तों। इस बार सभी भाई बहन टेट क्वालिफाई करेंगे, सुपर टेट में प्रवेश करेंगे। चलिए, तैयारी अच्छी रहेगी। प्रश्न 21 रहा, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है तो उसे भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? परिवार से होता है। सबसे ज़्यादा वो किससे आकर्षित होता है? तो माँ से। किससे? माँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा कि छठवीं कक्षा में, या छठवीं कक्षा हो रही है, छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 50,000 शब्दों का होता है। अगर कोई बच्चा छठवीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसके जो भंडार होता है, शब्दों का भंडार, वो कितना होता है? 50,000 शब्दों का होता है। अगला देखेंगे, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्दों का भंडार होता है। दोस्तों यही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आप गलत करके चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भाई बहन को एक भी नंबर गलत करे। ठीक है, आप 100+ करके आएंगे दोस्तों इस बार। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन रहा कि लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो दोस्तों किसका अधिक होता है? मान लीजिए एक लड़का पढ़ रहा है 10वीं कक्षा में और एक लड़की भी पढ़ रही है 10वीं कक्षा में, तो दोनों में से किसका ज़्यादा शब्दों का भंडार रहेगा दोस्तों? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। समझे? आप नहीं पढ़े रहेंगे तो लड़कों को मार के चले जाएंगे, क्योंकि लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। मान लीजिए व्यक्ति मान लीजिए 6 में लड़का पढ़ रहा है, 6 में लड़की पढ़ रही है, तो इसमें शब्द भंडार लड़की का अधिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भाषा को सीखने के साधन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया अनुकरण के द्वारा सीखना, जिसे दोहरा कर, मैंने कुछ बोला बच्चा उसे दोहराया, इसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। और दूसरा हो जाएगा खेल विधि द्वारा सीखना, खेल के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। और कहानी सुनकर सीखना, बच्चे को अगर कहानी सुनाएंगे तो कहानी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। और चौथा हो जाएगा दोस्तों वार्तालाप द्वारा, बातचीत करके, एक दूसरे से बातचीत करके भी वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। और 5वां हो जाएगा दोस्तों प्रश्नों उत्तर विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रश्नों उत्तर विधि द्वारा प्रश्न पूछ के भी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चों को ये मुख्य सीखने के साधन है। ठीक है, तो बच्चे जब भी आपसे कुछ पूछें तो आप उनका उत्तर दीजिएगा, ना कि उन्हें डांट कर भगा दें। ठीक है, प्रश्न उत्तर करने से बच्चे बहुत अच्छे सीखते हैं। आप प्रश्न करेंगे तभी तो उत्तर पाएंगे। ठीक है, अगला चले नोट कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? सुनिएगा कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं दोस्तों? तो 6 वर्ष की उम्र तक वह संकेत द्वारा बात करना सीख जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आंख मटका करते हो ना, आप भी कुछ इशारे में भी आप समझ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही समझिए कि लड़कियां तो 6 वर्ष तक सीख जाती हैं। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, नोट कर लेना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न 27 है, टॉप 50 देखेंगे दोस्तों। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला निम्न कारक हैं। पहला लिंग, दूसरा बुद्धि, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा जनसंचार का माध्यम, पांचवा समूह का प्रभाव, और छठवां सामाजिक आर्थिक स्थिति, सातवां पारिस्थितिकी संबंध, आठवां विद्यालय, और नौवां आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो भाषा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं दोस्तों, लिंग भी होता है और बुद्धि भी होती है, व्यक्ति की बुद्धि कितनी है, उसकी IQ पावर कितना है। ठीक है, और स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी होता है भाषा को विकास में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 9 मुख्य इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पुश करके रोक करके दोस्तों कर लेना और वीडियो को कई बार रिपीट करके देख लेना ताकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाए। चलिए, मनुष्य और पशु में मुख्यतः अंतर होता है। मनुष्य और पशु में
क्या अंतर होता है दोस्तों? तो क्या अंतर होता है? बुद्धि का अंतर होता है। कोई आपसे पूछ दे, एग्जाम में पूछ दे कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है, तो बुद्धि का अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहा कि बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में समझाया था। दोस्तों अभी मैंने फिर से क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ कि ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। अगर सबसे पहले किसने परिभाषित किया तो आपका जवाब होना चाहिए यूनानी के दार्शनिकों ने किया था। अगर आपसे वर्तमान में पूछ दे, आधुनिक में पूछ दे कि आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया, तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में समझाया था। याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में। गलत है, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में ईर्ष्या भावना का पैदा होता है। ठीक है, इसी अवस्था में बालक शर्माना भी सीखते हैं, चोरी करना सीखते हैं। चलिए, स्वप्रेम। स्वप्रेम मतलब अपनी वस्तुओं से प्रेम करना किस अवस्था में, कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? स्वप्रेम मतलब खुद से प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम करना व्यक्ति किस अवस्था में सीखता है? तो ये भी आपका शैशव अवस्था में सीख जाता है। किस अवस्था में सीखता है? तो शैशवा नहीं रहेगा दोस्तों, शैशवा रहेगा। ठीक है, शैशवा। अगला चले, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सामाजिक नापने की विधि स्केल कौन सी है? सामाजिकता नापने की विधि दोस्तों कौन सी है? तो सोशियोमेट्री है, समाज मिति। ठीक है, जो समाज मिति भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है या स्केल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोशियोमेट्री, जिसे समाज मिति भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन रहा कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? पूछ देगा आपसे कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर एडलर ने किया था। ठीक है, आंसर आपको सही टिक करना है, डॉक्टर एडलर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो कितनी? तो दोस्तों 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं। ठीक है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं, अर्थात इसे जन्म से 18 वर्ष या 19 वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं का आधार पर सामाजिक परिपक्वता की, तो 117 आपको याद रखना पड़ेगा, नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? जब हम बोलते हैं, मान लीजिए छोटा बच्चा है कि हम बोलते हैं और अब मतलब 2-3 लोग बोल रहे हैं, तो उसमें बालक अंतर करना किस अवस्था में सीखता है या किस माह में सीखता है? तो दोस्तों 1 माह का बालक जो होता है वो अपने मम्मी, दादी, पापा उनकी आवाज़ में अंतर करना वह सीख जाता है। ठीक है, अब जब भी पूछेगा कि बालक मानव की ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है, तो 1 माह में सीख जाता है कि आज मनुष्य की माँ की आवाज़ है या पिता की आवाज़ है या गाय की, भैंस की आवाज़ है या कुत्ते की आवाज़ है। कैसे अब बालक समझता है दोस्तों कि कुत्ता बोल रहा है तो उसकी आवाज़ जान जाएगा, और अब मनुष्य बोल रहा है तो इनकी आवाज़ में अंतर बालक कब से करना प्रारंभ कर देता है? तो 1 माह की जान जाता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी दोस्तों, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास इन दोनों में से किसका होता है अधिक? तो दोस्तों बहिर्मुखी का सामाजिक विकास अधिक होता है। ठीक है, दोनों में अंतर पूछे तब सबसे विकास बहिर्मुखी का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को
कितनी अवस्था में बांटा है? तो दोस्तों 8 अवस्थाओं में बांटा है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, आपसे पूछे भी जाएंगे प्यारे साथियों कि इरिक्सन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने मनो सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, याद रखना, 8 अवस्थाओं में बांटा। अगला प्रश्न, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की थी? विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ और किसने स्थापित की थी दोस्तों? तो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में स्थापित की थी। अगर पूछते कब स्थापित की थी, तो 1879 में की थी। कहाँ की थी? तो जर्मनी में की थी। किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। क्या मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जब भी पूछे तो आपको ये तीनों याद रखना होगा, और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे आपसे आगामी आने वाले एग्जाम में। सभी का सिलेक्शन इस बार करना है, अच्छे नंबर से आपको पास करना है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कि फ्री वाला बैच अच्छा है या पेड वाला। यहाँ फ्री इतने अच्छे पढ़ा देंगे दोस्तों कि पेड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पेड बैच की आज चालू करें। एक भी पैसा दोस्तों आपका नहीं लगेगा, बस आप चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। चलिए प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। जिससे दोस्तों आप समझते हैं कि कैसे सामाजिक में विघटन होता है। तनाव के द्वारा भी होता है। आप झगड़ा कर लेते हैं तो एक दूसरे से आपस में विघटन हो जाता है, झगड़ा करने से अलगाव हो जाता है, लड़ाई करने से आप एक दूसरे के साथ रहना छोड़ देते हैं, संघर्ष आदि, ये सभी क्या है? सामाजिक विघटन के मुख्य क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सभी आपको याद रखना है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? तो विलियम जेम्स थे। जब भी पूछे कौन थे तो विलियम जेम्स थे, प्रयोजनवाद के विचारधारा के प्रवर्तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो? किसने कहा था? तो मेनकेन ने कहा था दोस्तों। ठीक है, मेनकेन ने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम वह शिक्षक है जो बच्चे जैसा हो जाए, बच्चे जैसे हो के आप पढ़ाएं। ठीक है, तो इससे बालक को अधिक समझ में आता है। ठीक है, जब भी पूछे किसने कहा था तो मेनकेन ने कहा था। ये भी आपको रट के रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकच्छ आचार संहिता क्या है? शिकच्छ दोस्तों, शिकच्छ आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। यहाँ दोस्तों व्यवहारों रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, चलिए, तो जब भी पूछे तो आपका आंसर शिक्षक के मानक व्यवहारों की सूचिका का पुस्तिका है। अगला देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन करें तो क्वेश्चन पूरा आपको दिखे। कहाँ चला गया? चलिए, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो उनके छात्रों द्वारा किया जाता है। तो शिक्षकों की योग्यताएं होती हैं, मान लीजिए आपका मास्टर कैसा है, टीचर कैसा है, कैसा पढ़ाता है, उसके प्रयासों से उसे किसे पता चलेगा सबसे ज़्यादा? तो उसके छात्रों को पता चलेगा कि ये मास्टर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। उसे गाइड करते रहेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे तो कहेंगे मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है वो है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? जो तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? तर्क संगत विचारों की प्रस्तुतिकरण। उन्हें तर्क करने, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, विचार करने की। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए, सामाजिक समायोजन का गठित काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का कठिन काल दोस्तों, कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। ठीक है,
जब भी पूछे कि सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है, तो पूर्व किशोरावस्था को दोस्तों कठिन काल कहा जाता है, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में यह है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक हैं, अब छात्रों के साथ विश्वास अपना जताए रखने के लिए कैसा व्यवहार करेंगे, तो दोस्तों मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि गुंडे विलन के जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें डरा धमका के नहीं रखना चाहिए, उन्हें दोस्त के जैसा रखना चाहिए। ठीक है, तभी जब भी आपसे पूछे कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए करने तो शिक्षक और उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया है? तो किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था दोस्तों? तो जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे ने अपनी ही बच्चों पर परीक्षण किया था। अगला देखेंगे। चलिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त के अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, या किस अवस्था में, या कौन सी है दोस्तों, कब होती है? क्या पहले क्वेश्चन को आप समझिए। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। दोस्तों, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह किस अवस्था में होती है दोस्तों? तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में यह होती है। ठीक है, बाल्यावस्था भी कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखेंगे कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? तो सृजनात्मकता के अर्थ में प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी रही? ठीक है, वीडियो का अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपकी हित में बातें होंगी। जितने भी भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों कि उससे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, बस आप लगे रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, थोड़ा अच्छे से अभी पढ़ लिए दोस्तों ना, तो यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टेट हैं, अदर स्टेट के जितने भी टेट है ना, ऐसे आप धुआं करके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आप 100 प्लस 120 प्लस तो आप आसानी से करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे अभी। ठीक है, अभी आप जाग लिए ना दोस्तों तो पूरी ज़िंदगी भर सोइए, टेंशन ख़त्म, क्योंकि एक बार लाइफ सेट तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाया हूँ एक बार 2 बार आप रिपीट करके वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन को नोट कर लेना और एग्जाम से पहले रिवीजन करके अच्छे से जाना दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मिलेंगे आप अगली वीडियो में। ठीक है ना, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।